हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। आइए हम आज डिस्कशन करते हैं एमयूपीएससी का जो आज एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का हम डिस्कशन करेंगे। इसका फिजिक्स पार्ट संदीप सर ने वीडियो पे अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। और हम अगर आप इसका आंसर की चाहते हैं तो नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 95 pm and that of Cl minus ion is 181 pm. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन इज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब रेडियस निकालना होता है तो रेडियस का रेशियो क्या दिया होता है? रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। तो जैसा कि दिया हुआ है Na प्लस का क्या होगा 95 अपॉन Cl माइनस नेगेटिव का Cl। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है भाई? इसका रेशियो आ रहा है 0.524। और लिमिटिंग रेशियो की जब बात करते हैं तो लिमिटिंग रेशियो का आपको पता है लिमिटिंग रेशियो किसका क्या होता है? लिमिटिंग रेशियो का हमें पता है कि जब 0.414 से 0.732 के बीच अगर रेशियो आ रहा है आपका तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे होता है आपका 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं बी की। बी की क्या दिया हुआ है? ए गैस इज फाउंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर लीटर एट 760 mm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस द गैस विल बी। हम लोग आइडियल गैस का फॉर्मूला जानते हैं। तो डेंसिटी के टर्म में क्या होता है? रो आर टी बाई एम। डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला ये होता है। तो डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला ये होता है। प्रेशर दिया हुआ है 760 mm प्रेशर। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो प्रेशर यहाँ पर 1 atm लेते हैं। एटीएम में प्रेशर लेते हैं, एटीएम में प्रेशर लेते हैं। और 760 mm क्या होता है? 1 atm होता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा 1 atm। डेंसिटी दिया हुआ है 1.8 इंटू आर जो है 0.0821 आर की वैल्यू हो गई। और टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा केल्विन में? 273 प्लस 27। ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300 टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 300 केल्विन डिवाइड बाई एम। एम ही हमें निकालना है। जब हम यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे तो एम जो है हमारा आएगा यहाँ पर 44 के अराउंड आएगा, 44 के अबाउट। तो 44 इसमें से देखते हैं किसका होता है। NH3 का क्या हो जाएगा भाई? 17 होता है। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, तो 17 हो जाएगा। CO2 का देख लेते हैं। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44 के अबाउट आ रहा है। अगला भी ऑप्शन चेक कर लेते, हो सकता है अगला जिससे ज्यादा करेक्ट हो। ऑक्सीजन है, O2 है तो भाई 32 हो जाएगा इसका। ये नहीं मैच कर रहा है। SO2 क्या है? 32 इसका 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बने रहिए, पूरा सॉल्यूशन देंगे आपके केमिस्ट्री का। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए, साथ में सॉल्व करते हैं और देखिए क्या क्या आपने गलती किया है, क्या सही किया है। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है पे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मॉडल। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया था क्या दिया था? x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1 अपॉन n। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है, ये हम लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पे पावर 1 अपॉन n। ये इनका इक्वेशन था। तो बोल रहा है
कि रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इंडिपेंडेंट कब होगा, एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ये तभी प्रेशर की कुछ ना कुछ प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, प्रेशर पे वैल्यू आएगी। अगर एन की वैल्यू लेस देन 1 रहते हैं, 0 से अधिक और 1 से कम, तो भी इसकी वैल्यू कुछ आएगी। प्रेशर इंडिपेंडेंट कब हो जाए, प्रेशर टर्म हो ही ना, तो प्रेशर पे पावर यहाँ 0 हो जाए तो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो पी पे पावर 0 कब होगा, जब 1/n=0 हो, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन करिए। और ज़्यादा इससे डिस्कशन करने के लिए या फिर इससे हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज 24.8, व्हाट विल बी द परसेंटेज डिसोसिएशन इनटू NO2 मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर। जिन्होंने हमारे यहाँ कोचिंग की है उन्हें पता है कि कैसे इससे डिसोसिएट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इजी वे है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मोलर मास और वेपर डेंसिटी में जो रिलेशन होता है, क्या होता है भाई, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी क्या दिया, 24.8 दिया हुआ है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 24.8। इसको नोट डाउन करते जाइए, कितना हो जाएगा, 24.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49.6 हो जाएगा। और किसका मोलर मास है भाई, देखो जब N2O4 डिसोसिएट होता है, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, तो 2NO2 ये बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इसका हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे वो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 92 है, इनिशियल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 92 है, ठीक है। और वेपर डेंसिटी के टर्म में जब हम बात करते हैं, इन्होंने बताया कि ये एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। तो ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल हम निकाले हैं वेपर डेंसिटी के थ्रू, तो इतना वैल्यू आया है। देखिए बोल रहा है कि डिसोसिएशन कितना हुआ, जब स्टार्ट हम करते हैं, सपोज करो हम स्टार्टिंग पे जब t इक्वल टू 0 यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सपोज करो हम 1 मोल लेते हैं, तो ये 0 है, अभी तो 0 है, कुछ नहीं बना है। जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम सपोज करो x मोल निकल गया यहाँ से, तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। अगर यहाँ से x मोल निकल रहा है तो 2x बनेगा। अगर 2x बन रहा है तो इसका रेशियो क्या होता है भाई, इसको नोट डाउन करिए फिर इरेज करते हैं। जब इसके रेशियो की बात करते हैं तो n इनिशियल अपॉन n फाइनल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास फाइनल अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनिशियल। तो इनिशियल मोल क्या थे भाई, 1 था, और अभी क्या है, तो अभी इक्विलिब्रियम में कितने मोल है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स। मॉलिक्यूलर मास फाइनल कितने भाई, वेपर डेंसिटी के थ्रू हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, कितना निकला था, 49.6 निकला था, और इनिशियल कितना हुआ है, 92 है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, तो x की जो वैल्यू आएगी, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.85 आएगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन बोला है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करें, तो कौन सा इसमें ऑप्शन दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन। इसको नोट डाउन करें और अब देखें खुद का कि कितना गलती आप लोगों ने करा है, कितना सही करा है, आप लोग इससे मैच करते रहे, ताकि अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को कि आप लोगों ने पेपर कैसा दिया है, आपका पेपर कैसा गया है। आप लोग थोड़ा रिजल्ट के रिस्पेक्ट में रिलैक्स हो सकते हैं ऐसे, अगर पेपर अच्छा गया तो। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए पीके ऑफ एसिटिक एसिड, पीकेबी ऑफ अमोनियम,
हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसका क्या होता है, जब वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है वो 7+1/2 pKa माइनस pKb। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करते हैं। देखिए भाई, pK क्या दिया हुआ है 4.76 दिया हुआ है माइनस 4.75 pK माइनस pKb 1/2 7 प्लस, यही ना है हमारा पीएच के फॉर्मूला। तो आप यहां से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी पीएच इज इक्वल टू 7+1/2.01 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.005 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी हुआ। नोट डाउन करिए इसको। और अगर फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को एक बार फिर से, आप लोग को फिजिक्स का अगर देखना है तो संदीप सर ने इसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सबसे सटीक सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, एक भी गलत नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट विल बी द मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऑफ इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम 18 कैलोरी पर मोल। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉरी मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट का स्क्वायर, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है, इंटू मोलिकुलर मास है, ये मोलिकुलर मास लिख लीजिए आप, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन, ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो सब एसआई यूनिट में हम लेते हैं, के एफ हमें निकालना है, आर की वैल्यू क्या होगी भाई 25/3 होती है। केल्विन में हम टेम्परेचर लेते हैं, तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं 0 होता है, तो केल्विन क्या होगा 273 का स्क्वायर, मोलिकुलर मास कितना होता है भाई 18 होता है, 1000 से डिवाइड कर दिए, डेल एच ऑफ फ्यूजन कैलोरी दिया है। तो जब हम एसआई की बात करते हैं तो फिर हम जूल में लेते हैं, तो इसका जूल के लिए क्या करेंगे 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी, जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग 1.4 केजी मोल इनवर्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं इजिली। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए साथ साथ बने रहिए, पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा सोल्यूशन मिलेगा आपको इस चैनल पे हम लोग के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे भाई, ये अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच आर ट्रू फॉर अ कैटलिस्ट। स्टेटमेंट देखिए क्या क्या दिए हुए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसा कि हम लोग पढ़ा है कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया हमारा। कैटलिस्ट कैन चेंज इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, तो ऑफ ए रिएक्शन नहीं, गिब्स एनर्जी का चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है उस पर इफेक्ट नहीं करता है, गिब्स एनर्जी भले इफेक्ट करे लेकिन चेंज इन गिब्स एनर्जी पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंथैल्पी में चेंजिंग नहीं होती है, चेंज इन इंथैल्पी में इफेक्ट नहीं डालता है कैटलिस्ट, तो ये भी गलत होगा। सही क्या देंगे भाई सी और डी, चेंज नहीं कर सकता, तो कौन सा ऑप्शन है 3 एंड 4।
अगला क्वेश्चन देखते भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल हैव द हाईएस्ट पीएच इन वाटर। हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच किसका होता है भाई, बेस के पीएच जो है हाईएस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा बेस के ही होते हैं, उससे जो एसिड के पीएच होते हैं काफी कम होते हैं, 7 से कम होते हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ दिख रहा है ये सॉल्ट। तो ये जब इतना रहता है ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उनका 7 हो जाता है, लगभग न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर हो जाता है 100% डिसोसिएशन होने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, देख लेते हैं किसका भाई न्यूट्रल है, तो 7 हो जाएगा इनके पीएच। Na2CO3 यानी ये किससे बना, Na2 यानी NaOH से बना होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट जो है केटायन जो है बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो निगेटिव पार्ट है एनायन है इसका वो वीक एसिड से आया, H2CO3 से आया। देखिए भाई, तो H2CO3 वीक एसिड होता है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो उनका जब सॉल्ट बनता है तो बेस का इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो उनका जो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 होगा। पीएच क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। और जब अगले वाले की बात करेंगे, पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है SO4, SO4 किससे आएगा वो भी, H2SO4 से आया होगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेस देन 7 पीएच है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको जो पीएच है वो लेस देन 7 कर देगा। तो हाईएस्ट पीएच किसका हुआ भाई, यहाँ दिख रहा है ये 7 से ज्यादा, ये 7 है दोनों, और ये होंगे 7 से कम, तो ये जो है हाईएस्ट हो जाएगा पीएच। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लोवेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन होती है, डिक्रीज करती है ना, डाउन द ग्रुप, एंड पीरियड्स में आगे बढ़ने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे ये जिस पीरियड की बात करें यहाँ पे इसका फुलफिल है, ये कौन सा है, नियॉन है। जो हमारे नोबल गैसेस का जब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनकी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, तो उनको आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये तो लोवेस्ट होंगे नहीं। बात करते हैं फ्लोरीन की, उसके बाद है नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, तो पहली बात ये भी नहीं होगा, लोवेस्ट की बात कर रहा है, इससे कम होगा ये। और जब इसकी बात करें तो मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत है, यहाँ पे हो सकता है 6 हुआ, क्योंकि ये ऐसा कोई एटम नहीं होता है। तो जब ऐसे बात करेंगे ना तो ये हमको लग रहा है ये सोडियम की बात कर रहे हैं, तो जब सोडियम की बात करें तो ग्रुप अगला ग्रुप बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप में आगे बढ़ने पर डिक्रीज करता है, और उस पर से मेटल है तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लेस होगा। प्रोड्यूसर गैस, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको, क्या होता है भाई, CO+N2, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तो अगर आपको याद है तो आप टिक कर लेंगे, नहीं तो फिर इसमें कोई ट्रिक तो लगना नहीं है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर, कौन से कंपाउंड होते हैं भाई इंटरस्टिशियल, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं इंटरस्टिशियल। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। देखिए भाई फुल रिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फुल रिंग्स में नंबर ऑफ पेंटागोनल है हेक्सागोनल रिंग्स इन बकमिंस्टर फुल रिंग्स आर, कितने होते हैं भाई, जब हम बात करते हैं पेंटागोनल या हेक्सागोनल रिंग्स की तो 12 जो होते हैं पेंटागोनल एंड 20 होते हैं हेक्सागोनल, तो क्या हो जाएगा भाई 12 और 20 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब भाई ये तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो नाम है, नाम में तो कोई रखते हैं, नाम है जो सिलिसिक एसिड होता है SiOH4 होता है, तो ये हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्री ऑफ N2O3 इज, इसकी ज्योमेट्री जो होती है प्लेनर होती है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओजी एटॉमिक नंबर 118 दिया हुआ है, क्या होगा भाई? हमें पता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं वो लास्ट तक अभी तक हमने ये 5F 6D 7S और 7P तक ही जानते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारा ये होना चाहिए, पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन SS PSPS DPS DPS FDPS FDP, तो 5F 60 7S 7P होना चाहिए लास्ट में, मतलब मैक्सिमम तक 118 तक यही होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए ये वाला किस में शो कर रहा है भाई, देखिए हमारा तो फर्स्ट में शो कर रहा है, अगला देख लेते, हो सकता है अगले वाले में इससे भी करेक्ट दिया हो। ठीक है, 5F 70 होता नहीं है, ठीक है, पहली बात होगा अभी जब कंपाउंड्स आगे इन्वेंट होंगे ना, फिर आगे के ऐड होते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है 118 तक ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इसको देखिए भाई, इसमें 6F आया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 7F है, ये तो और भी गलत। 5 के आगे अभी तो हमें लिखा ही नहीं, 118 तक तो हमें 5F में ही काम चल जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए भाई ये तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वही वो मतलब मेटल होते हैं जो मैग्नेटिज्म मतलब फेरोमैग्नेटिज्म की तरह शो करे, आयरन की तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है शो करे। तो ये होता है गैडोलिनियम होते हैं, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, डिस्प्रोजियम होता है, इस टाइप के। तो इसमें फिलहाल जो है गैडोलिनियम दिया हुआ है, तो गैडोलिनियम हम टिक करते हैं, गैडोलिनियम भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, द ज्योमेट्री ऑफ MnBr4 पे 2 माइनस इज टेट्राहेड्रल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 पे 2 माइनस यूजिंग स्पिन फार्मूला ओनली। ठीक, देखिए हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट उसका फार्मूला क्या होता है, N+2 होता है। N क्या होता है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसका, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ब्रोमीन 4 है तो -4, क्या भाई प्लस -4, -4 है ब्रोमीन, और ये इक्वल टू -2 है, उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2+ हो जाएगा। तो Mn जो यहाँ पे 2+ है, Mn होता है हमारा 25, 2 निकल गया। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे तो Ar आर्गन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन में लिखते हैं इनर्ट गैस के फॉर्म में, इनर्ट गैस में सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गन है यहाँ पे, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट वाला ये लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, 3d5 4s रहते हैं, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, सबसे पहले 2 निकले, 2 इससे निकल गए, बचे कितने 5, इतने, ठीक है, तो ये हमारा कन्फिग्रेशन हो गया। जब कन्फिग्रेशन है 3d5, तो हम कन्फिग्रेशन देखेंगे, तो देखिए भाई क्या होगा कन्फिग्रेशन में, 1 2 3 4 Mn2+ की बात कर रहे हैं हम, आउटर मोस्ट शेल का, ये लीजिए ये 2 3 4 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये खाली है, इसका मतलब नहीं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, चूंकि ये वीक लिगेंड है पेयरिंग तो कर नहीं पाएगा,
तो पांचों जो अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो मैग्नेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट रूट में 5 इंटू 5+2 √35 अबाउट 6 है, तो सॉरी 36 है, तो वैल्यू जो आएगी 6 के अबाउट आनी चाहिए। ये हो जाएगा, कौन सा दिख रहा है हमें, 5.9 बोर मैग्नेटॉन जो है यहाँ पे इसका यूनिट होता है। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये किसका दिया हुआ भाई, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एनोमेरिक कार्बन क्या है, आप लोगों ने एनोमर और एपीमर पढ़े होंगे अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि एनोमर जो होता है एपीमर का स्पेशल केस होता है, जब हेमी एसिटल या एसिटल पे कार्बन की जो चेंजिंग की जाती है, तो जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं वो एक दूसरे के एनोमर हैं। तो हमें पता है अल्फा बीटा कहाँ पे चेंज करने पे ओएच ग्रुप के चेंजिंग करते हैं ना, साइड उसका, तो चेंजिंग करने पे यहाँ पे OH है, अभी बीटा है, अभी नीचे करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो ये जो एक दूसरे के एनोमर हैं, तो इस कार्बन पे चूंकि चेंजिंग करने से अल्फा और बीटा बन जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा एनोमर, एक दूसरे कहलाते हैं, तो एनोमेरिक कार्बन है, यही कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन। तो कितने, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये नेम रिएक्शन है एक, जैसे कि हम जानते हैं ये जो दिया हुआ है रिजेंट, देखिए हम सेंडमायर हमें पता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यूज करते हैं वहाँ पे, इसका रिजेंट क्या होता है जब सेंडमायर का CO2CN2, या फिर हमें साइनो बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, सब में हम उसका कंपाउंडेड के, जैसे अगर साइनो बनाना है तो CO2CN2 ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाना है CO2Cl2 ले लेंगे। ऐसे ही स्मिथ क्या करता है, एसिड से हमें एक कम मतलब एक कम कार्बन का एमीन देता है, तो ये प्रोडक्ट तो एमीन है नहीं। और रिजेंट क्या यूज होता है भाई, हाइड्रोजोइक एसिड। स्टीफन हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है कि जब रेड पी और मतलब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं इससे, तो अल्फा हेलो मतलब अल्फा ब्रोमिनेशन करता है ये, ठीक है, अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। जो हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है वो अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, या अल्फा क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कर सकते हैं। क्लोरीन है तो भाई क्लोरिनेशन होगा, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमिनेशन हो जाता। तो ये होता है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यहाँ पे अल्फा पे दिख रहा है, अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। जैसा कि हम जानते हैं एरोमेटिक में हम हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। क्या होता है हकल्स रूल, 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी माय मिस्टेक। हेलो गाइस, देखिए इसमें बात करेंगे तो हमें ये होना चाहिए 2, 6, 10, 14, ये जो अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो ये हम क्या काउंट करते हैं एरोमेटिक, ये हकल्स ने बताया। तो ये बेसिक रूल है कि इतने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि अगर ये है तो फिर अगला देखते हैं। देखिए तीनों, अगर चारों की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अभी इसको देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है, इसको देखें तो इसमें 4 ही है, ये कैंसल आउट हो गए। इसको देखिए ये 8 है, ये भी कैंसल आउट हो गया। इसमें भी 6 है, तो ये और इसमें ए और डी में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है भाई। दूसरा जो रूल होता है इसका कि हर कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाना चाहिए। तो इसमें देखिए सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्या दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन क्या है,
नाम से यहाँ पेरोक्साइड दिख गया तो आप समझ सकते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ कह रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल को वहां ऐड करते हैं जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। मार्कोनिकॉफ क्या कहते थे कि न्यूक्लियोफाइल को वहां ऐड करते हैं जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा भाई, H+ है और ये Br है, Br माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, Br माइनस। तो Br माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो Br जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में जहाँ एल्कीन होता है डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड के पास देखते हैं कि कहाँ पे हाइड्रोजन जो है अधिक है। तो देखिए हाइड्रोजन किस पे है, ये इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बस अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। देखिए ये जो कंपाउंड दिया हुआ है एसिड और एस्टर में डिफरेंस के लिए बता रहा है। तो हमें पता है कि इस समय डिफरेंस के लिए हमें बताया गया है कि NaSCO3 जो है इन दोनों में डिफर करता है, यही जो है इन दोनों में डिफरेंशिएशन करता है। तो डिफरेंस करने के लिए NaSCO ले लेते हैं इसमें, ठीक है। देखिए स्पीसीज, ये जो स्पीसीज दिया है कौन से इसमें से स्पीसीज जो इससे ज्यादा स्टेबल है, सॉरी लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल की जब बात करते हैं, तो इससे लेस स्टेबल की जब बात करेंगे तो एक ये है और एक देखिए हमें पता है कि कार्बोकेटाइन को ऐड करने, सॉरी कार्बोकेटाइन को अगर स्टेबल करना है तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वाले ग्रुप ऐड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो पहली बात कि ये जो है मोस्ट स्टेबल होगा, बोला है कि स्पीसीज इज लेस स्टेबल है, किससे ये लेस स्टेबल है। तो पहली बात की जो 2 डिग्री है, जो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइंस का, ये है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है, ये नहीं होगा। देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये इससे स्टेबल नहीं होगा, और ये भी 1 डिग्री है। तो इससे ज्यादा स्टेबल, ये 2 डिग्री है तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री होगा, ये होगा। इस जो बोल रहा है कि ये किससे कम स्टेबल है, तो ये इस कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करते हैं जब हम, तो हमें पता है कि जो 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमीन जो है अमोनिया फिर एनिलीन, ये होता है ऑर्डर। तो एनिलीन जो होता है बहुत कम बेसिक होता है, बहुत लेस बेसिक होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। तो हमें ये दिख रहा है ये हेक्साइलएमीन जो है ज्यादा स्टेबल हो, सॉरी ज्यादा बेसिक होगा इसके तुलना में। बाकी सब तो एरोमेटिक है, देखिए भाई बाकी सब एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमीनो है, और इनमें तो -M वाले ग्रुप लगे हैं, तो ये और भी लेस स्टेबल, सॉरी लेस बेसिक होंगे, ये भी उससे कम बेसिक होंगे। लेकिन कंपैरिजन करेंगे इनके एनिलीन और इसमें तो ये ज्यादा बेसिक होगा, यही मैक्सिमम होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। अब ये तो बताना नहीं कि भाई कौन सा विटामिन जो है हमें ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो क्लॉट कौन करता है भाई, विटामिन के है, जो हमारा जब ब्लड निकलता है ना तो उसको क्लॉट कर देता है, ये होता है विटामिन के। तो आई होप गाइस कि आपको जो है ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा, और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।